चलिए, आज की कंपनी है लक्स इंडस्ट्री। लक्स इंडस्ट्री क्या करती है, कैसे करती है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। लक्स इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं, इनकी थोड़ी जर्नी को समझने की कोशिश करिए, पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ने के लिए। देखिए यार, अगर आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टर हैं तो आप किसी कंपनी के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, ये भी आपकी एक लर्निंग है। देखिए कंपनी कब बनी है, 19 मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कल बनी हुई कंपनी है। 1957 में बनी हुई कंपनी है। क्या क्या माइलस्टोन, कब कब इसने 57 में क्या किया, 64 में क्या किया, मैं डेट वाइज ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कैसे हम रिसर्च करते हैं और कैसे आपको करना चाहिए। ठीक है, 92 में आपको पता होगा, ये अंदर की बात है, बहुत बहुत ज्यादा ये हाईलाइट हुआ था ये इनका। ठीक है, उसके बाद 93 में ये ग्लोबल चले गए। ठीक है, उसके बाद आपका कहाँ कहाँ किस किस एरिया में इनके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, 2000 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा। आप देखिए प्रोडक्ट क्या क्या बना, मेन के, वुमेन के, किड्स के, थोड़ा सा जानिए। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगता है कि हाँ जी ये कंपनी क्या करती है। आपको इससे आइडिया, देखिए ये मेन के लक्स कोजी ऑन, जेनेक्स, लक्स इन्फो, लक्स विनस, कितने ये जो प्रोडक्ट है, ये जो 18 है, ये 18 इनका प्रोडक्ट है जिसको आजकल विराट कोहली जिसके ब्रांड एम्बेसडर है, अगर आपको पता होगा, विराट कोहली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में। यहाँ पे ये बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए ये प्रोडक्ट इनका पेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बराबर ही मान लीजिए। उससे यंगस्टर्स में काफी डिमांडिंग है, आपको पता है, विराट कोहली की वजह से, और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। तो कभी तो लेकिन ये सब चीजें तभी पता चलेगी जब आप रिसर्च करेंगे। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप चीजें, लोग कहते हैं सर मल्टी बैगर कैसे पकड़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं अब उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। थोड़ा सा आपको जब भी टाइम मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। बच्चों से रिलेटेड देखिए क्या क्या प्रोडक्ट्स है, वो भी देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा चीजें। प्लीज थोड़ा सा कंपनी के, जब भी हम कोई कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो देखना चाहिए एटलीस्ट, जो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खरीदते हैं तो पक्का देखना चाहिए, पक्का। अगर ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हैं तो ठीक है, फिर भी चल जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाले तो जरूर देखना चाहिए। चलिए मैं जा रहा हूँ लक्स इंडस्ट्री के की पॉइंट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। having market share of 14% of organized industry। अब आप सोचिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इसमें से ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में कितने लोग होंगे, उसका 14% कितना होगा, तो ये लगभग लगभग कितने लोगों को कैटर करते होंगे। कंपनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन 4,50,000 रिटेल पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया। 4,50,000 दुकानों पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इनके प्रोडक्ट, आगे चलता हूं। कंपनी हैज इन्वेस्टेड साइजेबल अमाउंट ऑफ 836 करोड़ इन ब्रांड बिल्डिंग। ये पक्का इस टर्म को याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं, आपको मैं बताऊंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो 836 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए ब्रांड बिल्डिंग में, आपको पता होगा इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू, अगर कोई अकाउंट्स वाले होंगे तो जानते होंगे, ये हमारे एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और ये धीरे धीरे इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए इनका प्रॉफिट इनके बुक्स में कम दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्यूचर में इसका जो इफेक्ट आएगा वो बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम ब्रांड बिल्डिंग में जो पैसा खर्च करते हैं वो पैसा एक तरह से एक्सपेंडिचर हो जाता है, जो आपके प्रॉफिट को तो कम करता है। प्रेजेंट में आपको लगता है यार प्रॉफिट कम हो रहा है, कंपनी नीचे जा रही है, क्या होगा, अभी दिखाऊंगा मैं उस चीज को। लेकिन फ्यूचर में जो उसका इफेक्ट आता है वो बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। देखो देखें कि इनके जो प्रोडक्शन यूनिट है वो देखिए जरा, रिलेट करिएगा, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। नक्शे पे देखिए, इंडिया के मैप पे देखिए, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। अगर आप इंडिया के मैप पे तीनों जगह को देखें तो आप सोचिए कि कैसे ये इंडिया को पूरे कवर कर रहे होंगे, कैसे ये सप्लाई चेन मैनेज कर रहे होंगे। इस बात को आपको समझना है बस।
इसको आपको समझने की कोशिश करनी है, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपके मन में, दिमाग में इंडिया का मैप है तो देखिए, एक तरफ वेस्ट बंगाल है, वहां से क्या कवर होगा, कौन सा एरिया कवर होगा, एक तरफ पंजाब है, वहां से क्या एरिया कवर होगा, और नीचे तमिलनाडु है, वहां से क्या क्या एरिया कवर होगा, और किस पार्ट ऑफ इंडिया में सप्लाई कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, आपको बताता हूं। कंपनी मैन्युफैक्चर 100% ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन हाउस विद जीरो आउटसोर्सिंग इट। ये याद रखिएगा, अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा, जब फिक्स एसेट्स में चेंज दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आरओसीई देखिए कंपनी की, पहली बात देखिए, कंपनी केवल 5,000 करोड़ में अवेलेबल है। पूरी कंपनी 5,000 करोड़ में अवेलेबल है, जो कि 5,000 करोड़ की कंपनी कब 20,000 करोड़ हो जाएगी। देखिए, एक 50,000 करोड़ की कंपनी, एक 2 लाख करोड़ की कंपनी को 8 लाख करोड़ होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक 5,000 करोड़ की कंपनी को 20,000 करोड़ होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आपको पता, जितना छोटा कैपिटल बेस होता है उसको बढ़ने में बहुत आसानी होती है। आरओसी इज 34.1, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है 34.1। आरओए इज 29.1। प्रमोटर्स होल्डिंग, ये तो मुझे इतना इंस्पायर करता है ना, 74.2 की प्रमोटर्स होल्डिंग है। डेट इक्विटी, डेट 25% के आसपास का डेट, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, अगर 15-10% से नीचे होता तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 25% इज नॉट बैड फॉर एक्सपेंडिंग कंपनी। एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इनको चाहिए होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ वैल्यूएशन दिखाऊंगा जो पास्ट का, अगर आप देखेंगे जो ये जनरली मीडियन पेज इस पे ट्रेड होता है वो है आपका 30.6। आज आपको मिल रहा है 17.7। यानी अपने लाइफ के, दो तीन चीजें ध्यान रखना, लाइफ का जो एवरेज है 30 और 15 के 16 के आसपास मिल रहा है, यानी लगभग लगभग आधे पे मिल रहा है, आधी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जो इसकी वैल्यूएशन होती थी पास्ट में उसके आधे पे मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने वाली है, ये जो आपके सामने बार्स दिख रहे हैं ब्लू ब्लू कलर के, इन बार्स को देखिए। ये बार्स इंडिकेट कर रहे हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगर आप 2017-16 ऑनवर्ड्स देखेंगे, एवरी ईयर ये बार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये लास्ट में थोड़ा सा कम हुआ है, दैट इज द रीजन आपको कम में मिल रही है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, इस बार्स को रिलेट करिए 2016 के बार को 2022 के बार से रिलेट करिए, कि जो ईपीएस जो 24-25 रुपए का हुआ करता था, वो ईपीएस 125 रुपए का हो गया। 5 गुना अर्निंग हो रही है पर शेयर पे। अब मैंने आपको आरओसी आरओई ये सब दिखा दिया, इसमें कोई नहीं है। अब जरा आप इसके क्वार्टरली सेल्स एंड क्वार्टरली प्रॉफिट को देखिए। जब आप क्वार्टरली सेल्स एंड क्वार्टरली प्रॉफिट को देखते हैं तो 2019 में करीब करीब 300 करोड़ का क्वार्टरली सेल्स करती थी, अब ये 600 करोड़ के 300 करोड़ टू 600 करोड़, लगभग लगभग क्वार्टरली सेल्स डबल हो गया। अगर मैं प्रॉफिट को देखूं तो प्रॉफिट जो है वो डबल नहीं हुआ। अब आपको यही एक फिगर है, ये फिगर है नहीं, ये फिगर मेंटेन की गई है। ये फिगर आपको समझ, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर पे खर्च हो रहा है, वो खर्च जो है आपके प्रॉफिट को कम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। आपके अदर एक्सपेंडिचर में वो वैल्यू आएगी, आनी ही आनी है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो बार बार लाइफ लॉन्ग अर्निंग नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीजें इसमें नहीं, आपको थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये मैंने हाईलाइट, देखिए एक टाइम पे इस कंपनी की मटेरियल कॉस्ट 62% होती थी 2011 में, मटेरियल कॉस्ट 2 और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी 0.25% होती थी। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये होता था कि ये मैक्सिमम चीजें बाहर से आउटसोर्स करके ले लेता था, मटेरियल ही पूरा खरीद लेता था। आज के टाइम पे देखिए अगर ध्यान से, तो इसकी मटेरियल कॉस्ट केवल 27% है एंड मैन्युफैक्चरिंग 35% है। इसका मतलब कि ये अपने यहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐसी बना दी है। अब अगर मैं कोई चीज खरीद के बेचता हूं, एक तरह से यहाँ पे क्या थे, ये लगभग लगभग खरीद के बेचते थे, केवल अपना ब्रांड लगा के उसके ऊपर लगा के बेचते थे।
लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज ये खुद बना रहे हैं। क्या ये आपको इन दोनों फिगर को, मटेरियल कॉस्ट को और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर आप आपस में कंपेयर करें तो क्या आपको ये फिगर समझ में आती है कि ऐसा हो रहा होगा? कितने लोगों को ये चीज समझ में आती है कि अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 0.25 थी, अब मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 35% हो गई है, यानी मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में आती है? आप लोग इस बात को देख पाते थे? कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग, कंपनी के ऊपर मैं जाता हूं, टोटल बोरोइंग्स है 356 करोड़ के, और कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 342 करोड़ की, 343 करोड़ की। नाउ 356 करोड़ में से 343 करोड़ तो उसे इसी साल पे करना है, क्योंकि उसने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखा रखा है। अगर कैश फ्लो का चैप्टर अगर आप लोग पढ़ाते हैं, अगर आप में से कोई अकाउंट्स का टीचर है, आप लोग जानते होंगे, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब इस साल उसको पे कर देना है। जब वो 356 करोड़ में से 343 करोड़ पे कर देगा इसी साल पे करना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब विद इन 12 मंथ उसको पे करना ही करना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज होगी, जो लोग कॉमर्स के नहीं है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स होती है जो आपको विद इन 12 मंथ पे करना है। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल भी आप लोग को बताता रहूं, ताकि लर्निंग होगी धीरे धीरे थोड़ा। अब अगर 356 करोड़ में से 342 करोड़ वो इसी साल पे कर देगा, तो उसकी बैलेंस शीट में बोरोइंग्स बचेगी कितनी? 13। अब जब 13 करोड़ की बोरोइंग बचेगी तो सोचिए कंपनी कैसी हो जाएगी। कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कहां जाएगी, कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कहां जाएगी, कंपनी की बैलेंस शीट कितनी इंप्रूव हो जाएगी, और वो कंपनी कैसी होगी। अब ये कंपनी जब अपने 343 करोड़ विद इन 12 मंथ पे कर देगी, तो इसके ऊपर 10-12 करोड़ का लोन बचेगा, जो बहुत कम होगा। हो सकता है पे ना भी कर पाए, हो सकता है इस पे करने के लिए इसको कहीं और से लोन लेना पड़े, थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो यही है। आगे देखते हैं। अब इसकी एनालिसिस, क्या कंपनी अपने लोन को टाइमली पे कर पाएगी? तो अगर आप कंपनी की अदर एसेट्स को देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से अदर एसेट्स को, तो कंपनी के पास करीब करीब 300-350 करोड़ के लोन पे करना है। कंपनी के पास 800 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपनी के पास 800 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है। अब आप सोचो कि ये लक्स इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है, क्या ये ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाती है जो 10-10 साल में बिकने वाला है? क्या आपको लगता है लक्स इंडस्ट्री का जो अभी मैंने बैलेंस दिखाया, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाती है जो 10-10 साल गोदाम में रखने वाला प्रोडक्ट? आपको लगता है किसी को? नो सर, एक साल बिकेगा, अगले साल बिक जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं होने वाला। 800 करोड़ की इन्वेंट्री है, ध्यान देखिए। उसके बाद रिसेबल्स क्या होते हैं, ये लोग कैसे बेचते हैं? अगर आप लोग को पता होगा, ये जो गारमेंट की दुकानें जो आपके एरिया में होंगी, कंपनी वाले इनको सामान दे देते हैं, फिर वो सामान को बेचते हैं, बेच के पैसा आता है, फिर कंपनी को देते हैं। इस तरह से काम होता है। अब देखिए रिसेबल्स कितने के हैं। रिसेबल्स कंपनी के पास, यानी डेटर्स, कंपनी के पास 700 करोड़ 800 करोड़ के डेटर्स हैं, यानी उनका इन्होंने इतने का माल दे रखा है ऑलरेडी अपने दुकानदारों को, जिनसे पैसा लेना है। अब बताइए, 800 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, 700 करोड़ का माल दुकानों पे पड़ा है, 1500 करोड़ का माल है इनके पास। अब बताइए क्या ये 300 करोड़ का लोन पे कर पाएंगे इस साल? बोलिए। ठीक है, 1500 करोड़ की अगर ये सेल करते हैं, अब देखिए अगर ये 1500 करोड़ की सेल होती है, मान लो इसमें से 1000 करोड़ की भी सेल होती है, अब देखिए इनका ऑपरेटिंग मार्जिन कितने का है। ऑपरेटिंग मार्जिन करीब करीब इनका 20% का है। ध्यान से देखिए, यहां देखिए 20% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, यानी अगर ये 1500 करोड़ का माल पूरा बेच देते हैं, पूरा हो जाता है, मान लो 1200 करोड़ भी होता है उसमें से, और उसमें से 20% आ जाता है, तो 240 करोड़ रुपए तो इनको केवल प्रॉफिट से आ जाएंगे, जिससे कि अपना लोन ये आराम से पे कर देंगे, कहीं से इनको लेने के पैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद जो पैसा बचता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है, तो 1500 करोड़ के आसपास की इनके डेटर्स एंड इन्वेंट्री है, जिसको ये इस साल अगर क्लियर करते हैं, केवल उतना ही क्लियर करते हैं, नया आपकी मैं बात ही नहीं कर रहा कि कुछ और करें, केवल उतना ही क्लियर करते हैं
तो भी इनके पास आराम से 300 करोड़ रुपए आ जाते हैं। बस सोचने की बात है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। बड़ी प्यारी चीज आप देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। मैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, फिर आपको समझ आएगा। कंपनी के फिक्स एसेट्स को देखिए। कुछ साल पहले तक कंपनी के पास केवल 20 करोड़ के फिक्स एसेट्स थे। शायद आप में से किसी 2-4 लोगों के तो घर भी 20 करोड़ से ज्यादा के होंगे। अब कंपनी ने 200 करोड़ के फिक्स एसेट्स किए। जब फिक्स एसेट्स किए, इसका मतलब इन्होंने नए प्लांट्स लगाए, फैक्ट्रीज लगाई हैं। वही जो मैं आपको बता रहा था। देखिए इन्होंने कहां कहां इन्वेस्ट किया है। लैंड देखिए, बिल्डिंग देखिए इनकी, और प्लांट मशीनरी को देखिए। ये तीनों चीज लगातार बढ़ रही हैं। लैंड, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, तीनों चीज लगातार बढ़ रही हैं। इसका मतलब नई नई इनकी प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो लगती जा रही हैं, जो आगे आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगी। क्या यहां तक क्लियर है? आप लोग को समझ में आ रही है बातें? थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूं आज, Yes, मुझे sir. ऐसा लगा क्योंकि मैंने डीप एनालिसिस की थी, तो मुझे लगा कि मैं आपको भी बताऊं। तीसरी एक और चीज, एक कंसेप्ट होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये वो फैक्ट्रियां हैं जो अभी बन रही हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो अभी बन रही है, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा प्लांट जो अभी चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। 50 करोड़ के आसपास का, 46 करोड़ का एक और कोई फैक्ट्री इनकी अभी बन रही है। जब ये बन जाएगी तो वहां से भी आउटपुट आना शुरू होगा। कुछ भी हो सकती है, छोटा प्लांट हो सकता है, बड़ा प्लांट हो सकता है, मुझे नहीं पता कहां है क्या है। ये 50, तो जब जितना वर्क इन प्रोग्रेस प्लांट का या किसी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वो आगे आपके फिक्स एसेट्स को और स्ट्रॉन्ग करता है, और स्ट्रॉन्ग करता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए जरा ध्यान से। अब मैं सीधे आपके पास जा रहा हूं। कैश फ्लो केवल इस बार नेगेटिव आया था, इसी चक्कर में अभी किसी ने पूछा कि प्रॉफिट नीचे क्यों गया है, क्योंकि इन्होंने कैश फ्लो को नेगेटिव दिखाया है। लेकिन इस कैश फ्लो को नेगेटिव दिखाने में भी देखो दिखाया है या है, इस बात को समझिए। ये कहते हैं रिसीवर्स। रिसीवर्स जो है ये वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसे आना है। ध्यान से समझिएगा, रिसीवर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसे आने हैं। कहते हैं जी 185 करोड़ नहीं आए, कम आए। फिर कहते हैं इन्वेंट्री में, यानी रिसीवर्स में इन्होंने 185 करोड़ लगा दिए और 351 करोड़ इन्वेंट्री में लगा दिए। जब नए प्लांट ये लगाएंगे तो वहां पे मान लो जिस भी कॉटन खरीदते होंगे, थ्रेड खरीदते होंगे, वो चीजें खरीदी है, ये पैसा गया है, मतलब गया 351 करोड़ गया है, यानी उतने का थ्रेड या कॉटन इनकी फैक्ट्री में आके रखा हुआ है। वो अगली बार जब प्रोडक्शन करेंगे तो वो काम आएगा। इस बात को समझिए, इस बात को आपको समझना है। उसी तरह रिसीवर्स में इनके 185 करोड़ रुपीस लगे हुए हैं, यानी ये जब इन्होंने वरुण धवन को, अमिताभ बच्चन को, सबको लाए तो इन्होंने क्या किया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 184 करोड़ इन्वेंट्री में है, ये रिसीवर्स में, सॉरी, इसका मतलब ये दुकानों पे गए होंगे, कहे होंगे हमारा बड़ा ऐड आने वाला है, अब विराट कोहली हमारा ऐड करने वाला है, लोग इस प्रोडक्ट को आपके पास मांगने आएंगे, ये लीजिए अपने दुकान में इसको रख दीजिए। और इन्होंने इतने का माल डिफरेंट डिफरेंट दुकानों पे ऐसे ही रख दिया होगा। मतलब 185 माइनस का मतलब जितना पहले होता था उससे 185 और ज्यादा, पहले भी कुछ दिया होगा, 185 और ज्यादा दे दिया, इसलिए इतना पैसा इनका यहां माइनस में दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए जो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट आपको माइनस, सॉरी प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो जो माइनस में दिख रहा है, वो एक्चुअल में इनका किया हुआ काम है, इनका क्या हुआ प्लान है। कैसे पता चलता है मुझे प्लान है, वो भी मैं आपको बताता हूं। कभी अभी हर्ष जी ने पूछा कि क्यों स्टॉक जो है नीचे जा रहा है। देखो जरा ब्यूटी देखो, 2 साल पहले आपको दिखाता हूं, चलिए पहले ऊपर दिखाता हूं। जब ये स्टॉक 4,000 रुपए का था, ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक 4,000 रुपए का था। आज ये स्टॉक 1,500 रुपए का है। अभी मैं आपको टेक्निकल पे भी जाऊंगा। 4,000 पे ले गए थे और 1,500 पे लाए हैं। ध्यान देखिए क्या क्या किया, इस पे कैसे खेल किया, ऑपरेटर्स कैसे खेल करते हैं, इसको समझिए। क्या किया, जब ये 4,000 से 1,500 पे लाके, उस समय इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम कर रखी थी, बेच रखी थी। धीरे धीरे नीचे ला रहे, इसके प्राइस को नीचे ला रहे हैं और अपनी होल्डिंग को बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए,
अपनी इनकी होल्डिंग को देखिए 69 से 75 की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता है 75 से ज्यादा कोई कर नहीं सकता प्रमोटर। इसको अपने आप ये 75 की तरफ लगभग ले गए। देखिए ध्यान से, लगभग ये इसको 75 की तरफ ले गए। दिख रहा है आपको? सबको समझ में आ रही है बात? हर्षवर्धन जी, दिख रहा है आपको ये कैसे इन्होंने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया प्रमोटर्स ने धीरे 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 धीरे? जी दिख रहा है पिछले 2 सालों में। अब आप देखिए जरा, जब ये आपका, अच्छा एक चीज देखिए 2021 में, एक चीज और दिखाता हूं, 2021 में जून में आपके 4% की थी होल्डिंग एफआईआईज की, उसको इन्होंने कम कर दिया। कब कम किया? जब 4000 की थी, जब 4000 की थी, कब? यही वाला टाइम, जून जुलाई 2021। तब एफआईआईज ने बेचा है, उन्हें पता है कि ये ओवर प्राइस्ड हो गया है, हम यहां बेच देते हैं, फिर ये नीचे आएगा और फिर हम खरीद लेंगे। देखिए ध्यान से, बेचा कब है? वो यहां पे कहीं आपको 4% दिखेगा और यहां पे जाके वो 2% हो गया। यानी एफआईआईज ने क्या किया? देखिए ध्यान से, कितना तगड़ा खेल ये लोग खेलते हैं। उसी टाइम पे जब वो हाई पे था, हाई पे एकदम, उसी टाइम पे बेचा। किसने बेचा? देखिएगा, ये दिसंबर, जून, सितंबर क्वार्टर से नीचे बेच दिया, यहां तक जाके इन्होंने बेच दिया। अब इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। अगर आप लास्ट क्वार्टर को देखेंगे 2.08 से 2.11, फिर ऐसे। अब डीआईआईज को देखिए, यहां पे इन्होंने अब धीरे धीरे 6 से 11 कर लिया। क्या थे? और पब्लिक के पास, मजे की बात देखिए, मैं तो देख के दंग रह जाता हूं कि पब्लिक के पास ये शेयर जो 3000 का था तो 22% था, और जब ये 1500 का है तो पब्लिक के पास केवल 12% छोड़ा है। और कुछ दिनों के बाद और कम करके तब इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इस शेयर के प्राइस को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब ये 12% है, इसको कहीं 9 पे ले आएंगे, 8 पे, जहां पे जो भी उनका टारगेट है कि हमें इतना खरीद के रख लेना है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू होगा, उससे पहले नहीं बढ़ने देंगे इसको। क्यों? क्योंकि उनकी, देखिए हम क्या करते हैं, हम 2 शेयर का डिमांड डालते हैं, हम 4 शेयर का डिमांड डालते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं अगर प्राइस ऊपर जाने लगा, उस 5000 शेयर बेच देंगे, 10,000 शेयर बेच देंगे, 50,000 शेयर बेच देंगे, कट नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा, आप डर जाएंगे, आप डर जाएंगे। तो उसी तरह फिर वो धीरे, अब वो नीचे आ गया, फिर वो धीरे धीरे दो अपना उस रेट पे 5000 बेचा था, 10,000 खरीद लेंगे। ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि जब नीचे आ गया ना तो आप परेशान हो जाते हैं धीरे धीरे। किसको किसको ये एनालिसिस समझ में आई? यहां तक समझ में आया कि क्या खेल क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए कि कैसे पब्लिक के पास से पिछले 2 साल में, केवल 2 साल में 24% से 12%, मतलब आधा शेयर पब्लिक का खरीद लिया गया। अब आप सोचिए, अभी कोई पूछ रहा था कि सर ये इतना अच्छा है तो प्राइस नीचे क्यों जा रहा है? मैं कह रहा हूं उसी का उल्टा क्वेश्चन कर लीजिए कि ये इतना खराब है तो प्रमोटर्स क्यों खरीद रहे हैं? डीआईआईज ने अपना होल्डिंग डबल कर दिया है। सी दिस, सी द होल्डिंग पैटर्न, सी ओनली हेडिंग है कि अगर शेयर ऐसा है, इतना खराब है कि जो 4000 का शेयर, it was 4000 something, it was the highest price was 4400, now it is only of 1500. now if share is so bad कि भाई ये तो 1/3 हो गया, तो आप ये सोचिए why the big hands means combinedly promoters, FII and DII, इनको कहते हैं big hands, और public is the small hand. Now see the total holdings with promoters, FII and DII 2-3 साल पहले, 3 साल पहले it was approx 72% and public was 72, no, करीब 76%, and public was having 23-24%. Now see the current situation. The total holding in the big hands is total is 74 plus 2, 76 plus 11, कितना हो गया? ये कुछ 86, 87, 88 पहुंच गया, और पब्लिक के पास ओनली 12%। पब्लिक के हाथ से धीरे धीरे इसको नीचे कर करके डरा के आपसे धीरे धीरे इसको ले लिया गया। हो सकता है कुछ दिन और लिया जाए, मुझे नहीं पता, हो सकता है 1500 से 1300 चला जाए। अब कहां गलती हुई पब्लिक से, इसको आप समझिए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है एबनॉर्मल। अब
पढ़ाया हुआ है, सबको याद है? एबनॉर्मल अप के बारे में, एबनॉर्मल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है हमने। यस सर, यस सर। सी द एबनॉर्मल मूव, इस एबनॉर्मल मूव को देखिए। क्या ये एबनॉर्मल मूव आपको पता है? एबनॉर्मल मूव का डेफिनेशन मैंने कैसे बताया हुआ है? व्हेनेवर योर चार्ट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल। एक्सीलेंट, क्या बात है, मुझे तो इतना दिल खुश हो जाता है कभी कभी तो आप लोग से। व्हेनेवर योर चार्ट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दिस वाज एबनॉर्मल मूव। ये वही मूव था जब पब्लिक को इनको खरीदना था। क्या हुआ? इन लोगों को अपना स्टेक बढ़ाना था इसमें। अब बढ़ाना है तो सोचा यार बढ़ाना है तो क्या करें, पहले इसको अपने पास से इन्होंने बेचना शुरू किया। देखिए, मुझे अगर 500 शेयर खरीदने हैं तो ये लोग ऐसे नहीं खरीदते, ये क्या करते हैं, पहले बेचते हैं। 200 शेयर बेचेंगे, जब बेचेंगे फिर क्या करेंगे, 300 शेयर खरीदेंगे। इन्होंने खरीदना शुरू किया, यहां कहीं पे इस रेंज में इन्होंने खरीदना शुरू किया होगा। पता चला कि हाँ जी ये शेयर तो था 1500 का, हो गया 1600, 1800, 2000, यहां तक कहीं पहुंचा। यहां तक दिस मूव, ये जो मूव है ये मूव था। अगर मैं इसके साथ आपके साथ वॉल्यूम लगाता हूं और दिखाता हूं, जरा मजे की चीज दिखाऊंगा आपको, इसके साथ इंडिकेटर में वॉल्यूम लगाता हूं। थोड़ा सा ना इन चीजों को यूज किया कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए ये लीजिए, मैंने इसके साथ वॉल्यूम लगा दिया। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो मूव आई है, ये जो मूव है, इस वॉल्यूम को देखिए। ये जो वॉल्यूम है ना, ये केवल और केवल दिखावटी वॉल्यूम है। ये जो यहां से यहां गया है, ये जो मूव है, ये आप देखिए, यहां पे देखिए। और सेम वही जिस वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 24 मई 2021 एंड सी द वॉल्यूम on 1st February 2022 और 27 जनवरी 2000, लगभग सेम वॉल्यूम। इसको केवल ऊपर ले गया गया है और उसके बाद नीचे इसको गिराया गया है और कुछ नहीं किया गया है। ये वॉल्यूम मुझे बता रहा है लगभग आप देखेंगे सेम वॉल्यूम आपको सेम। और ये देखिए यहाँ पे एक गैप आया चार्ट में आपको यहाँ गैप दिख रहा होगा, वैसा ही गैप आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे ये केवल और केवल ऑपरेटर मूव करके इसको यहां ले गए। अब लोगों की बाइंग शुरू हुई, जनरल पब्लिक है उसने यहां से बाइंग करना। ये जो है ये मूव एक दिन में किसी बड़े ऑपरेटर ने इसको इस रेट पे, केवल इस रेट पे दिखा दिया। अब लोगों ने यहां से खरीदना शुरू किया, जनरल पब्लिक ने खरीदते 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 आए। अब फिर उन्होंने, जो आपके ऑपरेटर्स थे, उन्होंने इसको बेचना शुरू किया। बेचते 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 उन्होंने ये बेचा है, उन्होंने मेनली बेचा है यहाँ पे। इसको जब घबराई है पब्लिक, अब पब्लिक का जब यहां से जब यहां आ जाता है ना, उसके बाद उस दिन से फिर ये दिख रहा है। तो ये दीज आर ऑपरेटर्स मूव, इनको आपको समझना पड़ेगा। चार्ट को देखो, आपको ऑपरेटर्स का जो बिग मूव होता है ना, अपने आप समझना। व्हेनेवर योर चार्ट हैज एक्सेप्शनल रन, मैं बार बार इस एक्सेप्शनल रन के बारे में पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी क्लासेस में बता चुका हूं। व्हेनेवर योर स्टॉक इज गोइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, एकदम आपको सतर्क हो जाना है, एकदम सतर्क हो जाना है। आई होप मैं इस प्रोसेस को बता पाया। अब मैं उसी चीज पे जा रहा हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं विवेक जी, कि ये तो था कि ये सर हो गया, अब क्या होगा। तो अब मैं जाता हूं इसके नॉर्मल चार्ट पे, जो कि अब ये देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा स्लाइडर बनके तैयार है। जैसे ही मैं बात करता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, वैसे ही एक अनदर सीन आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको कहता है इससे दूर भागो दूर भागो दूर भागो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस फिर कहता है हाँ जी अब मैं तैयार हूं दोबारा, अब मैं तैयार। तो ये जो है पहला टारगेट इसका, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। और कई बार मैं कहता हूं प्लीज स्टॉक को हमेशा खरीद के ही नहीं देखा जाता है, स्टॉक को आप वॉच करिए, 6 महीने वॉच करिए, 1 साल वॉच करिए, आपको मजा आएगा। 1 साल बाद देखिए ये लर्निंग हो गई, अगला किसी स्टॉक में आएगा तो आप उससे सीखेंगे। तो आप इसको देखिए, ये मैंने एक टारगेट लगाया है और मैं आपको बताता हूं ये बहुत नियर टर्म टारगेट है, ये बहुत नियर टर्म टारगेट है। क्या है वो टारगेट? 2496, यानी करीब करीब 2500 रुपए। अब अगर आप 1500-1600 के स्टॉक को 2500 रुपए में जोड़ते हैं तो आप देख लीजिए कितने % का अप आपको दिखता है। आपको कैलकुलेशन समझ में आती है तो आप इसको देखिएगा। आई एम नॉट सेइंग प्लीज अगेन खरीदेंगे, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, मैं कह रहा काम है केवल सिखाना।
मैं आपको एनालिसिस को सिखा रहा हूं कि कैसे हम कंपनी के एनालिसिस करते हैं, कैसे हम बैलेंस शीट के एनालिसिस करते हैं, कैसे हम स्टॉक के एनालिसिस करते हैं। करो, देखो, इसको नोटबुक में नोट करो, फिर देखोगे अगले 6 महीने होता क्या है स्टॉक।